देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। बात करेंगे बिहार की, क्योंकि बिहार में कहने को तो शराबबंदी है, लेकिन जहरीली शराब पीकर एक बार फिर कई परिवार उजड़ गए हैं। दीपावली के मौके पर गोपालगंज और बेतिया में जहरीली शराब पीने से 31 लोगों की मौत हो गई है। गोपालगंज में जहां 20 लोगों की मौत हुई, तो वहीं बेतिया में अब तक 11 लोगों की जान जा चुकी है। जहरीली शराब पीने से कई लोगों की आंखों की रोशनी है, बताया जा रहा है, वो भी चली गई। और इससे पहले पिछले हफ्ते मुजफ्फरपुर में भी शराब पीने से 6 लोगों की जान चली गई थी। अब बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने शराबबंदी से मौतों के लिए नीतीश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। तेजस्वी ने ट्वीट कर कहा, जहरीली शराब से बिहार में दीपावली के दिन सरकार द्वारा 35 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। किसी की सनक से बिहार में कागजों पर शराबबंदी है, अन्यथा खुली छूट है, क्योंकि ब्लैक में मौज और लूट है। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन जो शराब पीने से लोगों की मौत हुई है, वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गड़बड़ करने वाले चंद लोगों को सजा मिलती है, जेल भी जाते हैं। लोगों से आग्रह है कि इससे दूर रहें, ये उनका बयान सामने आया है। शराबबंदी पर कुछ लोग मेरे खिलाफ बोलते हैं, लेकिन चिंता नहीं है। बता दें कि 1 अप्रैल 2016 बिहार में 2016 में शराबबंदी लागू हुई थी। साल 2015 में नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी की बात कही थी। शराबबंदी फेल होने का पहला कारण है कि शराबबंदी से शराब के अवैध कारोबार को बढ़ावा मिलता है। दूसरा, शराब के तस्करों के लिए शराबबंदी फायदेमंद होती है और उनसे घूस लेने वाले अधिकारियों को भी फायदा पहुंचता है। आइए आपको सुनाते हैं पहले नीतीश कुमार ने क्या कहा। और पीजिएगा तो गड़बड़ तो होगा, ये हर जगह ना होता है। जहां भी शराब चल रहा है वहां भी तो यही सब गड़बड़ चीज से होती रहती है। और ये करिएगा तो इसी तरह से देखिए, कोई गड़बड़ तरह से आपको पिला देगा और चले जाइएगा। तो नीतीश कुमार ने अपना बयान दे दिया है, वो तो खुद ही सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने जहरीली शराब पी और जहरीली शराब पीने के बाद उनके परिवार में अब मातम का माहौल है। एक तरफ तो दीपावली के पर्व को लोग मना रहे थे, दूसरी तरफ इन लोगों के परिवार में अब मातम छा गया है। इसी पर पूरी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए जेडीयू प्रवक्ता मोहसिन अली मौसमी जी हैं हमारे साथ, आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद भी हैं हमारे साथ। पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एफएम न्यूज में। बहुत शुक्रिया। मोहसिन अली जी, सबसे पहले तो मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। सर, शराबबंदी है बिहार में, बावजूद इसके जहरीली शराब पीने से 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। सर, ये कौन सी शराबबंदी है? देखिए, शराबबंदी तो जो तारीख तय हो गई उस दिन से पूर्ण बिहार में शराब बंद है। बावजूद इसके जिनको एक लत लगी हुई है और वो लत छूट नहीं रही है, और उसको जो हमारा पड़ोस जो मुल्क है, नेपाल हो गया, इधर यूपी से, इधर झारखंड से कुछ लोग शराब तस्कर लेकर के आते हैं और उन तक वो शराब मिल जाती है। बावजूद इसके कि हमारी सरकार ने जो कानून बनाया है उसका बहुत ही सख्ती से पालन हो रहा है, लेकिन चुप्पे चोरी फिर भी जो ये काम हो जा रहा है, जिसकी वजह से इतना बड़ा, देखिए नीतीश कुमार ने तो सरकार जो आज 16वां साल है हमारी पार्टी का, हमारी सरकार का, उन्होंने जो है समाज में जो कुरीतियां हैं, जैसे शराबबंदी हुई, जैसे दहेज प्रथा हुई, इन सारी चीज पे रोक लगाया है और कानून जो बनाया है उसका सख्ती से पालन हो रहा है। सर पालन नहीं हो रहा है। पालन होता तो क्या 30 लोग अपनी जान गंवा देते शराबबंदी के बाद? आप बोल रहे हैं तस्कर आ रहे हैं, उन तस्करों को रोकेगा कौन? एजाज जी, आप सहमत हैं इन बातों से? देखिए, ये लोग दरअसल शराबबंदी के नाम पर अवैध माफियाओं को, तस्करों को, प्रशासन के अंदर जो शराब माफियाओं के संरक्षक है उन पर कार्रवाई नहीं करके कहीं ना कहीं ये अपने दोष को छुपाने का प्रयास करते हैं। आप जो बता रही हैं कि 30 से अधिक लोग, मैं बताता हूँ मुजफ्फरपुर में भी लोग मरे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अब तक 50 से अधिक लोग मर चुके हैं इन तीनों जिला में। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि केंद्र सरकार के ही स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट है कि 17% शराबबंदी के बावजूद बिहार में लोग शराब पी रहे हैं और 1 साल के अंदर करीब 100 से अधिक लोग मर चुके हैं। पहले तो शराब की भट्टियों पर या ठेके पर बिकता था, लेकिन अब घर घर तक पहुंचता है और ये बेडरूम तक पहुंचाने वाली सरकार है।
इसलिए इस सरकार से उम्मीद नहीं किया जा सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस समय ये बोल रहे थे कि गड़बड़ करने वाले लोग गड़बड़ करते हैं, उनके ही बगल में खड़े थे शराब संरक्षक मंत्री रामसूरत राय जी। इनके बारे में सभी लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। उनके भाई के स्कूल में 2 ट्रक से अधिक शराब का बोतल पकड़ा गया और स्कूल को सील कर दिया गया, लेकिन अब तक उस मंत्री के भाई की गिरफ्तारी नहीं हुई। ठीक है मोहसिन अली जी, एक तरफ तो हम क्रेडिट ले रहे हैं बिहार को पूर्ण शराबबंदी लगा करके, हाँ जी बिहार में शराबबंदी है। ठीक है एजाज जी, एक बार मोहसिन जी से हम जवाब ले लें। ठीक है जवाब ले लेते हैं एक बार। आप कहते हैं कि हमने शराबबंदी कर दी है, आप पूरा क्रेडिट भी लेते हैं कि बिहार में शराबबंदी है, लोग शराब नहीं पिएंगे, किसी तरीके का कोई भी जो परेशानी है वो सामने नहीं आएगी, लेकिन बावजूद इसके भी इस तरह 30 से 40 लोगों की जो खबर सामने आ रही है, सर सवाल तो उठाएंगे ही ना। देखिए ये शराबबंदी के ऊपर जो है सभी लोगों ने शपथ भी लिया था कि हम शराब नहीं पिएंगे। विभाग के हर, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन हो, सर फिर किसका फेलियर है? सर फेलियर किसका है? शराब नहीं पिएंगे। और आप देखिएगा, डेटा देखिएगा कि ये जब से शराब बंद हुई है और उसमें जो है आप लोगों का मर्डर, स्नैचिंग, एक्सटॉर्शन और लूट, ये सारी चीज में गाड़ी का एक्सीडेंट, शादी ब्याह में जो गोली चल जाती थी शराब पी करके, वो सबका ग्राफ जो है जब से शराब बंद हुआ और आज तक का ग्राफ देखिएगा और पिछला जो रिकॉर्ड देखिएगा, तो एक समाज में एक बहुत ही खुशहाली आई है। आज जो है जो लोग शराब पीते थे, शराब छोड़ दिए, आज उनके घर का माहौल, उनकी महिलाएं बहुत खुश हैं। मोहसिन जी यही सवाल है मेरा आपसे कि क्रेडिट तो आप लोग ले रहे हैं कि शराबबंदी करने के बाद देखिए हमने समाज में कितना सुधार लाया है, सुधार भी आप गिनवा रहे हैं, लेकिन इन मौतों का क्या? जिन लोगों के घर परिवार उजड़ गए, उन्होंने अपनों को खो दिया है जहरीली शराब पीने से, आप खुद बता रहे हैं तस्कर बाहर से लाते हैं, जिन लोगों को शराब की लत लगी हुई है वो लोग शराब का सेवन करते हैं, तो किसका फेलियर है? कैसे तस्कर तस्करी कर रहे हैं सर शराब की? कैसे लोग शराब पी रहे हैं उसके बाद मौत हो जा रही है इतनी? जो कानून बना है उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होती है। और आज देखिए कि आज जो हजारों की संख्या में वो लोग जेल के सलाख के पीछे हैं, लेकिन एक चीज मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि देखिए कानून तो बना है कि अगर किसी को गोली मार दी जाती है तो 302 के तहत फांसी हो जाएगी, आजीवन कारावास हो जाएगा। डकैती करोगे तो ये होगा। तो आप ये बताइए नेहा जी कि क्या मर्डर नहीं हो रहा है? क्या डकैती नहीं हो रही है? ग्राफ गिरा है सर। हम यहाँ सर मर्डर की बात नहीं कर रहे हैं सर, यही मैं कह रही हूँ कि आप क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन ये जो मौतें हो रही हैं इनकी जिम्मेदारी भी लीजिए ना सर। इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एजाज जी, इनकी जिम्मेदारी लेनी किसकी जिम्मेदारी बनती है? इन मौतों की जिम्मेदारी कुछ भी कर दी जाए लेकिन लत छूटती नहीं, जिससे देखिए परिवार को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है। आज सब लोगों ने अपनों को खो दिया है और इसके पीछे जो लोग संलिप्त हैं उनके ऊपर जो है कानून का डंडा चलेगा, गिरफ्त में आएंगे और वो सब जेल जाएंगे, क्योंकि कानून बहुत सख्त बना है, बेल आसान से नहीं होता है। एजाज जी आप सहमत हैं? कानून बना हुआ है, सलाखों के पीछे लोग जाएंगे, लेकिन मेरा वहीं पर सवाल है सर, मैं वहीं पर अटकी हूँ, ये जो मौतें हुई हैं इनकी जिम्मेदारी किसकी है? जी एजाज जी आपका रिएक्शन। कानून बना है लेकिन कानून लागू करने वाले जो लोग हैं उनके बगल ही में शराब माफिया का भाई खड़ा होकर के अट्टहास करता हो, तो उस कानून का क्या मतलब है? उसके पीछे उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई, उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई। किसी का भाई भतीजा अगर कोई गलत काम करता है तो उसमें सरकार का क्या दोष है? 1 साल के करीब होने को है और बिल्कुल उनके ऊपर चल रहा है मामला, आपको मालूम ही है उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है। क्या न्याय के साथ का भाई क्या कर दे, अपने रही कोई भाई कुछ कर दे तो उसमें आपका क्या दोष है? लेकिन जो गलत किया है उसको सजा मिलेगी और फिर रही अब कानून अपना काम कर रहा है। भाई ने तो कानून के लोगों के ऊपर दबाव बना करके अपने भाई को बचाने का प्रयास किया। आप विपक्ष हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। विपक्ष का कोई मामला नहीं है, मामला यहाँ पर नेगेटिव सोच है ये। ठीक है सर, विपक्ष हो, आम जनता हो या हम खुद हो, सर सवाल उठाएंगे, सर सवाल उठाएंगे, क्योंकि लोगों का जीवन बहुत ज्यादा कीमती है। लोगों का जीवन सर बहुत ज्यादा कीमती है और इस तरह की अगर जहरीली शराब पिएंगे और उसके बाद मौत के घाट वो उतर जाएंगे
तो इससे सर लोगों के जीवन का मूल्य हम समझ पा रहे हैं, कितना मूल्य है लोगों का। छूट-फूट घटना तो हो ही जाती है, लेकिन जो है अब जो थाना है, जहाँ से जो नजदीक थाना है बॉर्डर का, वहाँ एक्साइज डिपार्टमेंट का प्लस लोकल पुलिस मिलकर के काम कर रही है, लेकिन फिर भी घटना हो जाती है, मैं इससे इनकार नहीं। ठीक है सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे यही, मोहसिन अली जी, लास्ट क्वेश्चन मेरा यही है, इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है सर? किसका फेलियर मानते हैं? अगर आप कानून बता रहे हैं, कानून है, आप मानते हैं प्रशासन सख्त है, अपराध कम हुआ है, बावजूद इसके लोग अगर जहरीली शराब पी रहे हैं, उसके बाद इतने लोगों की मौत हो जाती, किसका फेलियर है सर? देखिए बहुत क्लियर, बहुत ही स्पष्ट है कि हमने बताया कि कानून, अब उस कानून से भी अगर कोई नहीं डरता है और चुप्पे चोरी जो है काम कर लेता है, तो अब उसमें बताइए ना कि क्या किया जा सकता है इसमें। लेकिन है कि ये लिंक जो है सर, यही तो जिम्मेदारी आपको तय करनी है सर, यही जिम्मेदारी आपको तय करनी है। खैर बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का FM न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। मोहसिन अली जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, एजाज जी आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल FM न्यूज यही उठा रहा है कि क्या आम लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है? क्या सरकार इस बात को नहीं समझती कि जहरीली शराब पीने से अगर इतने लोगों की मौत हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी तय करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है? क्यों ख्याल नहीं रखा गया इन चीजों का? क्यों नहीं ध्यान रखा गया कि लोग जहरीली शराब का सेवन ना करें? ये अपने आप में कई बड़े सवाल, हालांकि इनका जवाब हमें नहीं मिल पाया है। बातें बता दी गई कि कानून बने हुए हैं, शराबबंदी कर दी गई है, जिसके बाद अपराध कम हुआ है, लेकिन 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाना जहरीली शराब पीने से, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। शराबबंदी के बाद अगर 30 लोगों की मौत हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नारायण राणे ने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक पर हमला बोला है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान नारायण ने जब नवाब मलिक के बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने नवाब मलिक पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने दूसरों के बेडरूम में उन्हें वो झांकते हैं, ये अच्छी आदत नहीं है। आपको बताते चले कि नवाब मलिक पिछले कई दिनों से लगातार एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को लेकर हमला करते रहे हैं और उनके बारे में कई राज उजागर करने का भी दावा करते रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं। उसका घर में आज देखे ना आप, टेररिस्ट लोग का सपोर्ट है और अभी ये गांजा से लेके चरस से लेके सब सप्लाई उनके उधर ही है और वो बड़ी बड़ी बात करते हैं। नवाब मलिक को बोलने का कोई ये नहीं है, हक नहीं है। वो दूसरे का बेडरूम में जाता है क्यों? किसका शर्ट पैंट देखने के लिए क्यों जाता है?
ये अच्छी आदत नहीं है। उसका घर में आज देखिए ना आप। वहीं कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और इस आंदोलन का सबसे ज्यादा असर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। बात अगर हरियाणा के रोहतक की करें तो यहां कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने बीजेपी नेताओं को बंधक बना लिया है। बता दें कि जिन नेताओं को बंधक बनाया गया उनमें पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर भी शामिल हैं। ये भी बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ दौरे पर हैं। प्रदेश के हर जिले में शिव मंदिरों पर पीएम मोदी के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण रखा गया था। रोहतक के किलोई गांव के शिव मंदिर में भी कार्यक्रम रखा गया था। मनीष ग्रोवर समेत तमाम बीजेपी नेता इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे और तभी यहां कृषि कानूनों का विरोध कर किसानों ने नेताओं को बंधक बना लिया और इसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल बुलाया गया। इस दौरान किसानों ने बीजेपी नेताओं की गाड़ियों की हवा भी निकाल दी। इसके अलावा मंदिर प्रांगण में लगे टीवी स्क्रीन के तार काट दिए गए। किसानों ने नेताओं को बंधक बनाने के लिए मुख्य द्वारों के बाहर पत्थर और झाड़ियां रख दी। पुलिस लगातार किसानों को समझाने की कोशिश में जुटी है। पिछले 4 घंटे से नेता मंदिर में हैं और स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें अब और भी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही हैं। इसी कड़ी में ईडी ने मुंबई के सरकारी हॉस्पिटल में उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया। फिलहाल बताया जा रहा है कि उनका स्वास्थ्य स्थिर है और इस बीच ईडी ने देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख को भी पूछताछ के लिए तलब किया है। आशंका है कि उनसे मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े कुछ सवाल जवाब किए जा सकते हैं। बताते चलें कि देशमुख फिलहाल ईडी की हिरासत में है। उनसे मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है, लेकिन अब उनका बेटा ऋषिकेश देशमुख भी उगाही के मामले में एनसीबी के सवालों के घेरे में आ सकता है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की हम बात कर रहे हैं, जो प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में है और अब इस मामले में बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने शिवसेना एनसीपी पर निशाना साधा है। किरीट सोमैया ने कहा, अनिल देशमुख गिरफ्तार हो चुके हैं, अब दूसरे नेताओं की बारी है। किरीट सोमैया ने ट्वीट किया, पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख गिरफ्तार हो चुके हैं, अब अन्य नेताओं की बारी है। बेटा, दामाद, साझेदार और अनिल परब समेत शिवसेना और एनसीपी के नेताओं तक वसूली फंड पहुंचता था। दुनिया भर में कोरोना महामारी ने खूब कहर बरपाया है। हर किसी ने इस महामारी के चलते बहुत सारी परेशानियां भी झेली हैं, लेकिन अब कोरोना वायरस ने एक बार फिर यूरोप और मध्य एशिया में कोहराम मचाने की तैयारी कर ली है। विश्व स्वास्थ्य के स्थानीय कार्यालय के प्रमुख ने कहा कि यूरोप और मध्य एशिया में 53 देश वाला क्षेत्र आने वाले हफ्तों में कोरोना वायरस के खतरे का सामना करेगा, या फिर ये पहले से ही ऐसा कर रहा है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि यूरोप में कोरोना की ये लहर ऐसे समय देखने को मिल रही है जब यहाँ पर वैक्सीनेशन जारी है और वैक्सीन की कमी भी देखने को नहीं मिल रही। डॉक्टर हांस क्लूज ने कहा कि कोरोना मामलों की संख्या में फिर से रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ोतरी हो रही है। इस क्षेत्र में कोरोना फैलने की रफ्तार गंभीर चिंता का विषय है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में WHO के यूरोप स्थित हेडक्वार्टर्स में संवाददाताओं से बात करते हुए क्लूज ने कहा, हम महामारी के फिर से फैलने के एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर हैं। यूरोप हमारे केंद्र के रूप में वापस आ रहा है। हम 1 साल पहले ऐसे ही हालात देख चुके थे। उन्होंने कहा कि अब अलग बात है कि ये स्वास्थ्य अधिकारियों को वायरस के बारे में ज्यादा मालूम है और उनके पास इससे लड़ने के लिए बेहतर हथियार है। क्लूज ने यह भी कहा कि कुछ जगहों पर रोकथाम उपायों में ढील और वैक्सीनेशन की कम दर वायरस की नई लहर के बारे में बताती है। कहते नजर आए कि 53 देशों के क्षेत्र में कोरोना की वजह से अस्पताल में भर्ती होने की दर पिछले हफ्ते की तुलना में दोगुनी से ज्यादा हो गई है। अगर ये ट्रेंड जारी रहता है तो इस क्षेत्र में फरवरी तक 5 लाख लोगों को कोरोना से जान गंवानी पड़ सकती है। WHO का कहना है कि इस क्षेत्र में एक हफ्ते में 18 लाख के करीब लोग संक्रमित हुए हैं। पिछले हफ्ते से इसमें लगभग 6% का इजाफा हुआ है और इस दौरान 24,000 लोगों ने जान गंवाई है, जिसमें 12% का इजाफा हुआ। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बतौर प्रधानमंत्री दूसरे कार्यकाल के दौरान पहली बार केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां पर उन्होंने 130 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने लोगों को संबोधित किया। अपने 53 मिनट के संबोधन में उन्होंने कई खास बातों का जिक्र भी किया। कहा, आप सभी आदि शंकराचार्य की समाधि के उद्घाटन के साक्षी हैं, साथ ही उनके भक्त यहाँ उत्साह के साथ मौजूद हैं। देश के सभी मठ और ज्योतिर्लिंग आज हमारे साथ जुड़े हैं। पीएम मोदी कहते नजर आए कि केदारनाथ आते ही यहाँ के कण कण से मैं जुड़ जाता हूँ। कहा कि आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का दृश्य अद्भुत था।
साथियों, हमारी उपनिषदों में आदि शंकराचार्य जी की रचनाओं में कई जगह नेति नेति, जब भी देखो नेति नेति, एक ऐसा भाव विश्व नेति नेति कहकर एक भाव विश्व का विस्तार दिया गया है। रामचरितमानस को भी अगर हम देखें तो उसमें भी इस बात को दोहराया गया है, अलग तरीके से कहा गया है। रामचरितमानस में कहा गया है कि अभिगत अकथ अपार, अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह, नेति नेति नित निगम कह। अर्थात कुछ अनुभव इतने अलौकिक, इतने अनंत होते हैं कि उन्हें शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। बाबा केदारनाथ की शरण में आकर जब भी आता हूं, यहां के कण कण से जुड़ जाता हूं। यहां की हवाएं, ये हिमालय की चोटियां, ये बाबा केदार का सानिध्य न जाने कैसी अनुभूति की तरफ खींच के ले चला जाता है, जिसके लिए मेरे पास शब्द है ही नहीं। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।